क्या उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश को राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य कहा जा सकता है? और सोचिए, अगर किसी देश के पास अपनी जमीन हो, लोग भी हों, लेकिन अपने फैसले लेने की आजादी ना हो, तो क्या वो एक राज्य कहलाएगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम राज्य, सरकार, संविधान और लोकतंत्र की बिल्कुल बुनियादी बातों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। लर्न ट्रिक स्टडी की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम पॉलिटी की नींव को मजबूत करेंगे। और ये बुनियाद समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से देश की पूरी व्यवस्था चलती है। एक बार ये कॉन्सेप्ट साफ हो गए तो फिर आगे की जटिल बातें समझना बहुत आसान हो जाता है। लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं? चलिए तो इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राज्य की अवधारणा को समझते हैं। जब हम राजनीति विज्ञान में राज्य कहते हैं तो अक्सर यूपी या बिहार दिमाग में आता है। हाँ, और ये एक बहुत ही आम उलझन है। रोजमर्रा की बोलचाल का राज्य और राजनीति विज्ञान का राज्य, दोनों में आप समझिए जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। राजनीति विज्ञान में जब हम स्टेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब एक स्वतंत्र देश होता है। हाँ। जैसे भारत, अमेरिका या चीन। तो मतलब ये जो हमारे प्रदेश हैं, इन्हें राज्य कहना तकनीकी रूप से सही नहीं है। देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए हम उन्हें राज्य कहते हैं, लेकिन पॉलिटी की परिभाषा में वो एक देश की इकाइयां हैं, प्रांत हैं। असली राज्य तो देश ही है। ठीक है, तो किसी भी देश को राज्य कहलाने के लिए क्या कुछ शर्तें होती हैं? बिल्कुल, इसके 4 अनिवार्य तत्व हैं, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर एक भी कम हो तो वो राज्य नहीं है। क्या है वो 4 तत्व? पहला है भूभाग यानी टेरिटरी, एक निश्चित जमीन होनी चाहिए। दूसरा है जनसंख्या, पॉपुलेशन, मतलब उस जमीन पर रहने वाले लोग। ये तो आसान है, जमीन और लोग। हाँ, और तीसरा है सरकार, गवर्नमेंट, एक ऐसी व्यवस्था जो कानून बनाए और देश को चलाए। ठीक है, जमीन, लोग और सरकार। लेकिन चौथा तत्व कौन सा है? आपने कहा 4 है। और चौथा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। संप्रभुता, इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? इसका मतलब है अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेने की शक्ति। मतलब कोई बाहरी देश आपको ये ना बताए कि आपको क्या करना है, आप अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण शायद भारत का ही है, 15 अगस्त 1947 से पहले का। बिल्कुल सही। हमारे पास जमीन थी, लोग भी थे और एक तरह की सरकार भी थी जो अंग्रेज चलाते थे। हाँ, लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। क्योंकि सारे बड़े फैसले ब्रिटेन लेता था। एकदम, सारे फैसले लंदन से होते थे। और इसी एक तत्व की कमी की वजह से 1947 से पहले भारत राजनीति विज्ञान की परिभाषा में एक राज्य नहीं था। और आजादी के बाद जब फैसले लेने की सर्वोच्च शक्ति हमारे पास आई, तब भारत एक संपूर्ण राज्य बना। बिल्कुल, तब हम एक सॉवरेन स्टेट बने। अच्छा, अब जब हमने राज्य को समझ लिया है तो देखते हैं कि इन राज्यों को चलाने वाली सरकारें वो कितने प्रकार की होती हैं। मैंने राजशाही के बारे में सुना है। हाँ, वो सबसे पुराने रूपों में से एक है, राजशाही या मोनार्की, जहाँ शासन राजा या रानी के हाथ में होता है और ये पद वंशानुगत होता है। जैसे कि ब्रिटेन या भूटान में हम देखते हैं। हाँ, हालांकि दोनों में फर्क है। ब्रिटेन में राजा या रानी अब सिर्फ एक प्रतीक हैं, असली शक्ति चुनी हुई सरकार के पास है, जबकि कुछ देशों में आज भी राजा के पास काफी शक्तियां होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर है साम्यवादी सरकार यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। चीन और क्यूबा जैसे देश। हाँ, इस व्यवस्था में जमीन, फैक्ट्री मतलब संसाधनों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। व्यक्तिगत संपत्ति बहुत सीमित होती है। और एक शब्द मैं सुनती हूँ, सर्वसत्तावादी या टोटलिटेरियन। सर्वसत्तावादी तो सरकार का सबसे चरम रूप है, जहां शासक का नागरिकों के जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण होता है। आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, सब कुछ। इसका सबसे सटीक उदाहरण उत्तर कोरिया होगा। बिल्कुल, इससे बेहतर उदाहरण नहीं है। और रूस या ईरान जैसे देशों को किस श्रेणी में रखते हैं? उनकी व्यवस्था तो काफी अलग लगती है। उनको समझने के लिए एक शब्द है अल्पतंत्र, ओलिगार्की। अल्पतंत्र। हाँ, यानी कुछ शक्तिशाली और अमीर लोगों का समूह मिलकर जब शासन करता है। तो कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इन देशों में सत्ता का केंद्र कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है। इसी तरह धर्म के आधार पर शासन को धर्मतंत्र, थियोक्रेसी कहते हैं, और जब सिर्फ अमीर या कुलीन वर्ग शासन करे तो उसे कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। चलिए, अब सरकार के उन 2 रूपों पर आते हैं जो भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, लोकतंत्र और गणतंत्र। हाँ,
डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। लोकतंत्र का मतलब तो हम सब जानते हैं, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। हाँ, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लेकिन ये गणतंत्र क्या है? क्या ये लोकतंत्र जैसा ही है? नहीं, यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है और ये समझना जरूरी है। बताइए। देखिए, गणतंत्र का मतलब है कि देश का प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट वो चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं। अच्छा, यहीं पर भारत और ब्रिटेन का मुख्य अंतर साफ दिखता है। वो कैसे? दोनों देश लोकतंत्र हैं, सरकार जनता चुनती है। बिल्कुल, लेकिन भारत एक गणतंत्र भी है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं वो चुने जाते हैं। उनका पद वंशानुगत नहीं है। सही। जबकि ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख कौन है? राजा या रानी, और वो पद वंशानुगत है। इसलिए ब्रिटेन लोकतंत्र तो है पर गणतंत्र नहीं है। ये तो बहुत अच्छे से साफ हो गया। मतलब गणतंत्र का सीधा संबंध देश के सर्वोच्च पद से है। एकदम। तो सरकार चाहे किसी भी रूप की हो, उसे चलाने के लिए कुछ नियम कायदे तो चाहिए होंगे। बिल्कुल, बिना नियमों के तो अराजकता हो जाएगी। तो यहीं पर संविधान की भूमिका आती है। हाँ, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। वो एक तरह से नियमों की किताब है। अच्छा, एक रूल बुक। हाँ, एक रूल बुक जो बताती है कि सरकार का गठन कैसे होगा, उसकी शक्तियां क्या होंगी और सबसे जरूरी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। लेकिन मैंने सुना है कि हर देश जिसके पास संविधान है, जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक हो। चीन का भी तो अपना संविधान है। आपने बहुत ही दिलचस्प बात छेड़ी है। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, संवैधानिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सरकार की शक्तियों पर सीमित नियंत्रण। देखिए, संविधान का होना एक बात है और सरकार की शक्तियों का सीमित होना दूसरी बात। अच्छा, मतलब एक देश ऐसा संविधान बना सकता है जो सरकार को असीमित शक्तियां दे दे। बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। उस देश में संविधान तो होगा पर संवैधानिकता नहीं होगी। संवैधानिकता की आत्मा यही है कि सरकार कानून से ऊपर नहीं है, वो भी कानून के दायरे में है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, क्या संविधान के भी प्रकार होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक व्यवस्थित दस्तावेज में होता है, जैसे भारत और अमेरिका का। सही। और दूसरा है अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित मतलब लिखा ही नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो किसी एक किताब में नहीं होता। वो परंपराओं, संसद के कानूनों और अदालतों के पुराने फैसलों पर आधारित होता है। इसका उदाहरण? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ब्रिटेन। चलिए अब लोकतंत्र को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि इसका मतलब है जनता का शासन, पर इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ, मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है? इसमें जनता सीधे कानूनों पर वोट करती है। मान लीजिए कोई नया कानून बनाना है तो देश के सभी नागरिक उस पर सीधे हाँ या ना में वोट देंगे। ये तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, लेकिन ये सिर्फ बहुत छोटी आबादी वाले देशों में ही संभव है। जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसा होता है। अच्छा, और दूसरा प्रकार? दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो भारत में है। यहाँ हम सीधे सरकार नहीं चलाते। नहीं, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जैसे सांसद और विधायक, और वो हमारी तरफ से सरकार चलाते हैं और कानून बनाते हैं। मतलब हम सीधे तौर पे नहीं बल्कि अपने चुने हुए लोगों के जरिए शासन में भाग लेते हैं। बिल्कुल। और ये अप्रत्यक्ष प्रणाली भी भारत में दो स्तरों पर काम करती है। वो कैसे? देखिए, एक स्तर पर तो हम आम नागरिक सीधे वोट देते हैं। हाँ, जैसे लोकसभा में सांसद के लिए या विधानसभा में विधायक के लिए। सही। और ग्राम प्रधान को भी हम सीधे चुनते हैं। लेकिन फिर एक दूसरा स्तर है। दूसरा स्तर? हाँ, जहां हमारे द्वारा चुने गए यही प्रतिनिधि आगे चलकर किसी और को चुनते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव? एकदम सही। हम राष्ट्रपति को सीधे वोट नहीं देते, हमारे चुने हुए सांसद और विधायक मिलकर उन्हें चुनते हैं। और राज्यसभा के सदस्य भी तो ऐसे ही चुने जाते हैं? बिल्कुल, उन्हें हमारे विधायक चुनते हैं। ये पूरी व्यवस्था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखी। पहला, राज्य के 4 तत्व हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और सबसे जरूरी संप्रभुता। हाँ, ये नींव है। दूसरा, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतंत्र क्योंकि सरकार जनता चुनती है और गणतंत्र क्योंकि हमारा राष्ट्र प्रमुख चुना हुआ है। बिल्कुल। तीसरा, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार की शक्तियों को परिभाषित भी करता है और सीमित भी। और इसी को संवैधानिकता कहते हैं। और चौथा,
भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई गई है। एकदम, ये कुछ ऐसे फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं जिन्हें समझने के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था का पूरा ढांचा साफ दिखने लगता है। तो अब सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। अगर भारत की तरह ब्रिटेन में भी जनता ही अपनी सरकार चुनती है, तो दोनों देशों के लोकतंत्र में वो कौन सा एक बुनियादी फर्क है जो भारत को गणतंत्र बनाता है और ब्रिटेन को नहीं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।